नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। नाज़रीन, इस बार जो हम मसला लेकर बैठे हैं वो बहुत पेचीदा है और बहुत ज़्यादा फिक्र पैदा करने वाला है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया टेरर अटैक्स की जद में है। हर जगह दहशत गर्दाना हमले हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। और ये सवाल उठ रहा है कि क्या दहशत गर्दी के जरिए दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हर तरफ जहां देखें एक अजीब से हालात हैं। हर जगह हवा में बारूद फैला हुआ है, सड़क पर खून बिखरा हुआ है। और इस सब के बाद कई सवाल लाजिम है खड़े होना। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बड़े मुल्क हैं, जो डेवलप्ड मुल्क हैं, जो पावर्स हैं, सुपर पावर्स में आते हैं, अमेरिका और उनके बाद इंग्लैंड, रशिया वगैरह, इन सब की जिम्मेदारी आखिरकार दुनिया की तरफ क्या है कि कैसे इस तरीके के दहशत गर्दाना हमलों से दुनिया को निजात दिलाए। और ये सवाल उठना लाजिम ही है। और इनके साथ सवाल ये भी है कि क्या दहशत गर्दी फैलाकर मासूमों की लाशों पर खड़ा करके कोई एक नया हुकूमत बनाई जा सकती है, कोई एक ऐसा खलीफा आ सकता है जिसका बार बार जिक्र करता रहता है ISIS, जो कि दुनिया को एक नई दुनिया की तरफ लेकर जाए। आखिरकार खून के छींटों के साथ लाशों के ढेर के ऊपर ऐसी कोई हुकूमत बनना कैसे मुमकिन है जो इंसाफ की बात करे। आज इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से इसी पर सवाल करेंगे और मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तारुफ आपका करवाना ज़रूरी समझता हूँ। AU आसिफ साहब सीनियर सहाफ़ी के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब PK सहगल साहब भी हैं, दिफाई मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद। और साथ में मौलाना जलाल हैदर नकवी, जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस उलमाए हिंद। इन सब से सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार दुनिया कितनी महफूज है आज के दौर में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। पूरी दुनिया इन दिनों दहशतगर्दी की जद में है। तुर्की से लेकर सीरिया तक, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक, हर कहीं फिजा में बस बारूद और जमीन पर खून नजर आता है। गोलियों की आवाजों के बीच बच्चों की हंसी का शोर कहीं दब गया है। हर तरफ बस खौफ ही दिखाई देता है। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में सीरियल बम धमाकों और खुदकुश हमलों ने दुनिया भर में दहशत फैला दी। ये हमले पेरिस हमलों की तर्ज पर किए गए थे और इसके पीछे भी ISIS का हाथ था। गनीमत ये रही कि इंडोनेशिया में पेरिस की तरह इंसानी जानों का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या दाइश के निशाने पर मुल्कों की दारुल हुकूमत और बड़े शहर हैं, क्योंकि इन बड़े शहरों में दहशत फैलाने से उसे मीडिया की तवज्जो ज्यादा मिलेगी। तुर्की में भी पुलिस डिपार्टमेंट की इमारत पर हुए दहशत गर्दाना हमले और इस्तांबुल में हुए बम धमाकों के बाद तुर्की फौज ने शाम और इराक में हमला कर ISIS के 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन ये बदला हिफाजत की गारंटी नहीं देता। अफगानिस्तान में भी लगातार कौंसलेट और सरकारी इमारतों पर दहशतगर्दों के हमले जारी हैं। अब सवाल ये है, आखिर दाइश, बोको हरम, तालिबान, अल-कायदा जैसी तंजीमों को पाल कौन रहा है? कौन है वो जो दुनिया को खून के समंदर में तब्दील करने पर आमादा है? क्या दुनिया दहशतगर्दी की वजह से तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है? बस्ती जलती है तो फिर कोई घर नहीं बचता। ये बात सबको याद रखनी होगी, क्योंकि अब सवाल ये उठ चुका है कि कितनी महफूज है हमारी ये दुनिया। नाज़रीन, रिपोर्ट आप सबने देख ली। एक बार फिर से खैर मकदम आपका। आप सवाल जवाब अपने मेहमानों से शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं AU आसिफ साहब से। आसिफ साहब, पूरी दुनिया इस वक्त दहशत गर्दाना हमलों की जद में है। हर जगह, तुर्की से लेकर इंडोनेशिया तक, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तक, फ्रांस तक, हर कहीं दहशत गर्दाना हमले हो रहे हैं। हर तरफ मासूमों की लाशें बिखर रही हैं। दुनिया कितनी महफूज है? आदिल साहब, सबसे अहम बात तो यह है कि 2001 में जब 9/11 हुआ था, उस वक्त जॉर्ज बुश, जो उस वक्त अमेरिका के सदर थे, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि आज के बाद ये दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया होगी। लेकिन हमने 15 साल के तजुर्बे के बाद देख लिया कि कुछ भी नया नहीं है। वही दहशतगर्दी का माहौल है। मुख्तलिफ़ ममालिक में जिस तरह से दहशतगर्दाना एक्ट्स हो रहे हैं, वो हमें याद दिलाते हैं उस दौर की जो मुस्तकिल तौर पर जारी है। ज़रा देखिए किस तरह से इस नए साल के शुरू होने के बाद पहले इस्तांबुल में, फिर जलालाबाद में और दीगर जगहों पर अफ़गानिस्तान में, और उसी के साथ और उसके बाद अब इंडोनेशिया में, जकार्ता में, जिस तरह से ये खेल, नंगा खेल खेला गया है दहशतगर्दी का, हमें वो इस बात की याद दिलाता है कि ये वही इंडोनेशिया है जहां 2000 से लेकर 2009 तक
ज़बरदस्त तौर पर बाली में, सुमात्रा में, जकार्ता में दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ हुई थी। ब्लास्ट हुए थे और इससे एक बात जाहिर होती है कि जहाँ सुपर पावर्स तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, जहाँ वो 65 ममालिक का उन्होंने एक कोalition बनाया जिसकी अमेरिका सरपरस्ती कर रहा है, वहीं 34 ममालिक का, मुस्लिम सऊदी ममालिक अरब का ने, आपको एक ये सऊदी कोaliशन अरब ने बना, मैंने उसका अलायंस बना, जी, जी। और उसी के साथ साथ 10 ममालिक का भी के बारे में भी तो खबरें ये आई। बेचैनी है ऐसे जिनमें- ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि उन्हें खत्म करने से पहले हम ऐसा कुछ करें कि उन मुल्कों को अलग अलग कर दिया जाए। आवाम कहे कि नहीं भाई आप ना जाइए, आप जाएंगे तो हम बेवजह मारे जाएंगे, अंदर ब्लास्ट होंगे। हाँ बिल्कुल है, इस तरह की बेचैनी तो पाई जा रही है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये इंडोनेशिया वही मुल्क है जिसने 34 मुल्कों के साथ कहा था कि हम भी दहशतगर्दाना एक्ट के खिलाफ आपको एक्टिव होंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, और फिर कैसे हम इससे निपटेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे ठीक सामने। है सहगल साहब, जिस तरीके से टेरर अटैक्स लगातार बढ़ रहे हैं और जिस लेवल पर हो रहे हैं उससे फिक्र होना लाजमी है कि आखिरकार हम कितने महफूज हैं। हम ऑटोमेटिक गन्स, हम एडवांस हथियार खरीद सकते हैं, लेकिन वो सरहदों के लिए हम कोशिशें करते हैं कि हमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनसे लड़ने के लिए, लेकिन जो अंदर हो रहा है उससे हम कैसे निपटेंगे? ये तो हमारे ही लोग हैं जो हमारे बीच में से भटक जाते हैं और फिर ऐसे चीज़ों को अंजाम देते हैं, चाहे वो तुर्की की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आज दहशतगर्द दुनिया और इंसान और इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरे के रूप में उभर के आया है। ठीक, इसमें जितने भी दहशतगर्द हैं वो वास्तव में हमारे बीच से ही है। 99.99% रेकरिंग जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन जो 0.1 है उसने ही दुनिया को इतना सता रखा है, जिसका पिछले 1 साल में 386 हमले हुए हैं दुनिया भर में दहशतगर्द के माध्यम से, जिसमें 14,000 लोग हलाल हुए, हलाक हो गए। हाँ। हलाक हो गए। इस 14,000 में से ज़्यादा जो तकरीबन 11,000 लोग मरे हैं इराक में, सीरिया में, यमन में और उस इलाके में। इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर लोग हलाक हुए हैं अफ्रीका में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और बाकी पूरी दुनिया में, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है। ये लोग जो हैं चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानी नुकसान पहुंचाया जाए, और जब ये इतना बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, ये मीडिया अटेंशन चाहते हैं। तकरीबन हर दूसरे हमले में जो दुनिया में हो रहा है, इनफैक्ट छोटी और बड़ी बहुत ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उसमें से 12 मुख्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया को तंग किया हुआ है। सबसे ज़्यादा इसमें ISIS है, उसके बाद में आपका बोको हरम है, फिर तालिबान है, अल शबाब है, अल-शबाब तालिबान है, जी। अल कायदा है, फिर पाकिस्तान बेस्ड LET, जैश-ए मोहम्मद, JUD, फिर जो पैलेस्टीन से इसराइल में हमला कर रहे हैं हमास हमास, फिर उघुर सेपरेटिस्ट जो चाइना के यमन में खिलाफ होती कार्रवाई हैं कर इस रहे हैं, वक्त। फिर इसी प्रकार जी। पीपल्स रिपब्लिक जो यूक्रेन में रशिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इन सब के पीछे जो है बेसिकली कहीं ना कहीं जो रिच नेशंस हैं, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, इन्वॉल्व है। ठीक, उन्हीं की बदौलत इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी फैल गई है। ठीक है। मौलाना जलाल हैदर नकवी साहब, आपसे ज़रा दूसरे किस्म का सवाल है ये कि ISIS की जो बात है या जिस पर न्यू पड़ी है कि हम खलीफा किंगडम लाएंगे, हुकूमत खलीफा, और वो अल बगदादी को खलीफा उन्होंने बना भी दिया है। ये कौन सी ऐसी हुकूमत होगी दीन के नाम पर जो लाई जा रही है और लाशों के ढेर पर इसके पाए इसका तख्त टिका होगा? दुनिया के अंदर इस वक्त ISIS को अब कहीं नहीं कहा जा सकता कि किस मुल्क में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है। आप इसको जब पर्दे के पीछे जाते हैं तो ये पूरी तरह वाज़ेह हो जाता है कि किस कंट्री ने आर्म्स दिए हैं इजराइल ने, ट्रेनिंग दिया है अमेरिका ने, फाइनेंस किया है सऊदी अरबिया ने। तो आप इसका नाम लिए बगैर हम कैसे ISIS को दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते हैं? अब मैं आपके लिए बताता हूं कि जो आपका सवाल है, खलीफा बन के आप दुनिया के सामने आते हैं कि हम खलीफतुल मुस्लिमीन हैं साहब, हम ये इस्लामिक स्टेट का क़याम यहाँ पर कर रहे हैं इराक़ और सीरिया में। ख़ुद इराक़ और सीरिया का इंतखाब करना, इन 2 मुल्कों को ही चुनना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको क्यों बनाया गया है,
आपको बनाने का मकसद क्या है। इस्लाम में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि दहशतगर्दी के इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी की जाए, किसी की जान ली जाए। इस्लाम ही नहीं, दूसरे मज़ाहिब में भी इस बात की कतन गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से आप इस्लामिक स्टेट का नाम देकर लोगों को अल्लाह अकबर कह के कत्ल करने लगे तो क्या वो ज़िबे हलाल हो जाएगा? लोगों को जिंदा नहीं, जला देना, लोगों को जिंदा दफन कर जला देना, और गर्दन उतार सबसे देना, बड़ी औरतों को भेज देना, बच्चियों को मार देना। जिहादुन निकाह की इस्तिलाह पैदा करके शादीशुदा खवातीन को अपने कब्जे में लेकर उनके साथ हमजिनसी करना, ये उनके साथ तजावुज़ करना, मैं समझता हूँ इस्लाम के चेहरे को मस्क करने के लिए ये बड़ी गहरी साजिश के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ इन तीनों मुल्कों ने बिल्कुल नफरत बोल रही है, होनी चाहिए, ठीक नफरत है, बिल्कुल होनी ठीक चाहिए। है। और नाज़रीन, वक्त यहाँ पर वक्फे का हो चला है, लेकिन उसके बाद भी कई अहम सवालात बाकी हैं कि आखिरकार दुनिया कितनी महफूज है, ये सब का जिम्मेदार कौन है, और ये सब खत्म करने का आखिरकार जिम्मा कौन लेगा। वक्फा के बाद यही सवाल। नाज़रीन, वक्फे के बाद खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे, और सवाल मौलाना जलाल हैदर नकवी साहब से। जलाल साहब, ये सवालात हमेशा ये आते हैं कि आखिरकार एक ही रात में, या यूँ कहें कि रात की बात नहीं, बहुत जल्दी जिस तरीके से इमर्ज हुआ है ISIS या ऐसे टेररिस्ट ग्रुप, वो होना बहुत मुमकिन सी बात नहीं है। बहुत पहले से प्लानिंग और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिला होगा तब जाकर, और अब वही आग घर तक पहुँच रही है जो लगाई गई थी दूसरों के लिए। कोई भी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश होने के लिए 3 चीज़ों की सबसे पहली ज़रूरत होती है। एक, उनका फाइनेंस का जो अपना सिस्टम है उसको बहुत मजबूत होना चाहिए। दूसरे, उनके पास आर्म्स होने चाहिए। तीसरे, उनके पास लोग होने चाहिए। जब वो तीनों चीज़ें जमा हो जाती हैं तब एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशन तीनों ज़रूरतों को एक साथ पूरा करके रातों रात खड़ा होता है, और 2012 से लेकर 2015 ख़त्म हुआ है अभी, उसने पूरी दुनिया के अंदर एक आतंक मचा के अपना इस तरीके से अपने आप को पेश कर दिया कि अब पूरी दुनिया के अंदर उससे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई है नहीं। और उसके अंदर भी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों से बच के बात करते हैं, लेकिन हमें बहुत सामने आके बात करना होगी। पहली बात यह है कि हम ISIS के टॉपिक पे बात करने से पहले हमें ISIS को वजूद में नहीं ISIS को इस वक्त ऊपर है, हाँ, इसलिए उसका जिक्र ज़्यादा है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आदिल साहब, मैं ये वादे करना चाहता हूं कि ISIS को वजूद में लाने वाली ताकतों पर बात करे बगैर आप ISIS तक नहीं पहुंच सकते जब तक ये पता ना चले आर्म्स किस कंट्री ने दिए, ट्रेनिंग किस कंट्री ने दी, फाइनेंस कहाँ से हुआ, जिहादी सोच और फिक्र किस कंट्री ने उन लोगों के अंदर पैदा की। PK सहगल साहब, जो हम देख रहे हैं हर तरफ दुनिया में इधर से उधर तक, क्या हमारे पास चीज़ें कम हैं निपटने के लिए? ये डेवलप्ड और डेवलपिंग मुल्कों के नज़रिए से जोड़कर मैं बात कह रहा हूँ, क्या ये मुल्क इतने कमज़ोर हैं कि नहीं निपट सकते टेररिज्म से, और लगातार इस तरीके की चीज़ें होती चली जा रही हैं, और स्लीपर सेल्स जो हैं वो काम करने लगते हैं, इंटेलिजेंस बेकार पड़ जाती है? ये सारे जो देश हैं इंडिविजुअली और कलेक्टिवली क्षमता रखते हैं ISIS को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या ये वास्तव में ISIS को बर्बाद करना चाहते हैं? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि इधर ही अमेरिका ने खुद ब खुद सुन्नी और शियाज को लड़ा दिया है, तुर्कीज और कुर्द लड़ पड़े हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया लड़ पड़े हैं, और रशिया जो है वो सीरिया में उन लोगों को मार रहा है जो असद के अगेंस्ट हैं। सारे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सारे के सारे मुल्क जो वहाँ जुट गए हैं वो अपनी अपनी खेल खेल रहे हैं। अगर वो ISIS के साथ को ख़त्म करने की कोशिश करें तो ISIS कुछ दिनों में या हफ्तों में ख़त्म हो सकता है। एक सवाल है बहुत छोटा सा इसमें, क्या ISIS सद्दाम हुसैन और उनकी फौज से बड़ा है? नहीं। गद्दाफी और उनकी फौज से बड़ा है? नहीं है। अगर आप उन्हें ढूंढ के ख़त्म कर सकते हैं, सुरंग से सद्दाम हुसैन को निकाल सकते हैं, आपको बगदादी के पास पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है, और उसकी छोटी सी फौज को ख़त्म करना इतना मुश्किल क्यों है, और उनके पास इतने डेवलप्ड
और एडवांस हथियार कहाँ से आ रहे हैं, ये सवाल। ये तमाम हथियारों की जिनकी बात की जा रही है, हथियार तो इनको मिले जो इराक में अमेरिकन आर्मी ने हथियार छोड़े थे वो है, इराकी आर्मी के हथियार हैं। फिर जो उन्होंने इनिशियली कैप्चर किए सीरियन आर्मी से, इराकी आर्मी से, वो हथियार हैं। फिर इनके पास पैसे की कमी नहीं है, इनका हर दिन की इनकम थी $4 मिलियन। इनके पास इतने बड़े पैमाने पर पैसा है, इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल बेच टेरिटरी रहे है। हैं, और पेट्रोल वो कंट्रीज खरीद रही हैं जो कह रही हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब प्यूटन ने G20 में कहा कि इसमें जो G20 के 20 देश बैठे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, इनडायरेक्टली और सपोर्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल। उसने कहा कि हमारे सैटेलाइट की पिक्चर देखिए, फ्रॉम होराइजन टू होराइजन रोज रात को ट्रक्स चलते हैं जो इन्हीं देशों के बीच में जाते हैं। 6 महीने लगातार अमेरिका अटैक कर रहा है, लेकिन एक बारी भी उनके इस फंडिंग को रोकने की कोशिश नहीं की। तो जब तक आपने उनकी फंडिंग नहीं रोकी जाए, जब तक आप मिडल ईस्ट के ऑयल के पीछे ना पड़े, जब तक सबसे बड़ा दुनिया में जो दहशतगर्द का सपोर्टर है वो है सऊदी अरेबिया। जितने भी तानाशाही हैं, अमेरिका जो है हर तानाशाही को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की फौज भी एक बहुत बड़ा तानाशाही के रूप में उभर के आई है। ठीक है, मैं आपसे सवाल लूंगा, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हुआ सवाल आपसे बेहद लाजिम है। एयू आसिफ साहब, एक सवाल आपसे कि जिस तरीके से लगातार दहशतगर्दी बढ़ रही है, उसमें आम इंसान अपने आप को कहाँ महफूज पाता है, क्योंकि इसमें ज़ाती मफाद बड़े बड़े मुल्कों के हैं जिसमें पिस रहा है आम इंसान, छोटे मुल्कों का या डेवलपिंग कंट्रीज़ का। देखिए, आम इंसान अपने आप को, जाहिर सी बात है कि एक ऐसी जगह पाता है जहाँ अमन व अमान नहीं है, जहाँ दहशतगर्दी और तशद्दुद का राज है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वही मुंसिफ और वही कातिल ठहरे तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा आम आवाम को, आम आदमी को। और यही वजह है कि जब ये सवाल हम उठाते हैं कि आपको दाइश क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दाइश को बनाने वाले, दाइश के जो खालिक हैं, जब वही उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वही उसे पाल पोस रहे हैं, तो फिर वो उसको कैसे ख़त्म कर देंगे। यानी अपनी औलाद के हाथ जब तक अपने गले तक नहीं आते तब तक उसका गला नहीं घोटा क्योंकि इनको आलमी पावर यानी सुपर पावर बनने की जो लड़ाई है, राइवलरी है, वो उन्हें लड़ना है। और आपको इस तरह से पूरी दुनिया को एक निशाना बनाना है, जस्ट अपनी हवस के लिए, अपने नाम नमूद के लिए और अपनी चौधराहट के लिए। ठीक है, बहुत बहुत जी। ऑल दिस नॉटविथस्टैंडिंग, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ISIS साफ तौर पे नजर आ रहा है। ठीक है, अभी बहुत लेकिन कुछ और ग्रुप्स उसकी जगह ले लेंगे। ये रिपोर्ट हम दिखा चुके हैं, कई हजार ऐसे ग्रुप हैं, उनके करीबन 35,000 लड़ाके हैं जो तैयार हैं ISIS की जगह लेने के लिए मशरिक़ वस्ता में। जो कह रहे हैं वो तालिबान भी से लेकर दाइश तक एक लंबी दास्तान ठीक है, लेकिन कुछ अगर हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उन ग्रुपों के पास उस माफिक की फंडिंग नहीं होगी, उस माफिक का सपोर्ट नहीं होगा, उस माफिक की बैकिंग नहीं होगी, उनके साथ इस माफिक के लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जो ISIS ये सवाल भी आपसे लेंगे। और लेकिन वक्त एक और वक्फे का हो चला है, मेहमान हमारे साथ हाजिर है और बहुत अहम मसला है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। वक्फे के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मंजर स्पेशल केस आखिरी सेगमेंट में। और अहम सवाल है इस वक्त, एयू आसिफ साहब, आपसे बात हो रही थी मेरे वक्फे से पहले भी कि क्या जब घर का जो बच्चा है जो हमने पैदा किया है, भले वो गलत बच्चा हो, उसके हाथ हमारी गर्दन तक आएंगे तभी हम गला घोटेंगे उसका, और ये होना शुरू हो गया है फ्रांस के हमले के बाद। हाँ, ये बड़े अफसोस की बात है कि जब अमेरिका पर पड़ती है तो अमेरिका 2001 में एक्टिव हो गया, और अब जब फ्रांस के बाद आपको इन वेस्टर्न पावर्स पर पड़ी तो अब वो एक्टिव हो गए। लेकिन कबल इसके हम ये नहीं सोच पाते हैं कि आखिर वो जो बुराई है, वो जो फसाद है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसे अमेरिका या वेस्ट ने पैदा किया है, लेकिन बहुत हद तक नज़रअंदाज भी किया है, और नज़रअंदाज करना भी पालने जैसा ही होता है। लेकिन अगर उसकी तारीख पर आप गौर करेंगे तो शायद आप इससे इनकार नहीं कर सकेंगे कि उसकी पैदाइश में इन लोगों का हाथ है। तालिबान के वक्त में भी हमने देखा, दाइश के वक्त में भी हम देखा, वो खुला था कि तालिबान को उन्होंने पैदा किया। ठीक है, PK सहगल साहब, जिस तरीके से पठानकोट एयरबेस पर अब ये हमला हुआ, उसके बाद मसूद अजहर का जो बयान आया है, उसकी आवाज़ में ना सही उसकी स्क्रिप्ट में ही, कि हमने एक और फौज, अपनी एक फ़ौज तैयार कर ली है जो आपको बर्बाद कर देगी, इस तरीके की धमकी खुद उस हुकूमत को देना जहाँ वो रहता है,
उससे अगर जोड़ के देखें तो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ये सब कुछ, और लगातार ऐसे ग्रुप्स पलते जा रहे हैं पाकिस्तान में। इस तरफ पाकिस्तान को सोचना होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान जब तक सही राह पे नहीं आएंगे, अमन नहीं आ सकता। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान या किसी और देश से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है उसके अपने ही पाले हुए दहशतगर्दों से है, क्योंकि वो देश और उसकी फ़ौज और उसकी इस्टेब्लिशमेंट मसूद अज़हर की ये स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद कार्रवाई नहीं करती, तभी उसमें हिम्मत है और दम है इस माफ़ी की स्टेटमेंट देना। अगर पाकिस्तान आर्मी उसको क्रैकडाउन करे तो जब चाहे उसका गला दबोच सकती है, लेकिन वो दबोचना नहीं चाहती, क्योंकि कहते हैं वो तो हमारे मसूद अजहर के strategic जरिए हम बात forces- हाफिज सईद और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो- वो सबकी कर रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ये तो सोल्जर्स ऑफ इस्लाम है, हम इनको इस्तेमाल करते हैं उन देशों के गुड खिलाफ टेररिज्म, बैड जहाँ टेररिज्म। हम किसी प्रकार का बदला लेना चाहते हैं। दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे इन लोगों का और पाकिस्तान का हाथ है। और अपने अभी ओबामा ने जो रिसेंट उन्होंने स्पीच दी उसमें यही कहा है कि पाकिस्तान जन्नत है इस तरीके के दहशतगर्दों के लिए। सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले मुल्क जो हैं वो ज़रा सोच लें, ये एक ताकीद भी थी। चलिए आखिरी सवाल आपसे मौलाना जलाल हैदर नकवी साहब, इंसानियत शर्मसार हो रही है, और सबसे ज़्यादा अगर शर्मसार इंसानों में हो रहा है तो इस वक्त दीन ए इस्लाम हो रहा है, क्योंकि उसी के नाम पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी दुनिया में, चाहे बोको हराम, चाहे तालिबान, चाहे दाइश, और उसके बाद अगर हम लाशों के आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा मरने वाले भी वही लोग जिनके लिए एक हुकूमत बनाने की बात की जा रही है। देखिए, ज़ख्म भी हमारे ही नाम पर दिया जा रहा है और ज़ख्मी भी हम हो रहे हैं, ये तो एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आतंकवाद के नाम पर एक दोहरा मेयार है जो आलमी सतह पर इस वक्त चल रहा है। जो अगर अभी आपने एक बात कही आदिल साहब, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, अगर आप असद के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप अच्छे दाइश हैं, यानी अच्छे ISIS हैं, और अगर आप दम्माम में हमला करते हैं, आप फ्रांस में हमला करते हैं, तो आप बैड टेररिज्म है, आप बुरा ISIS है। दोहरा मेयार ख़त्म किया जाए तो मैं समझता हूँ ISIS से लड़ने में बहुत आसानी होगी। 123 लोग मारे जाते हैं, पूरी दुनिया चीखती है। इराक में रोज सैकड़ों लोग ISIS के जरिए मारे जाते हैं। बच्चे हैं, सीरिया में बच्चे सैकड़ों हैं। और हज़ारों लोग मारे जाते हैं, दिनों दिन खाना और नहीं मैं मिल तो रहा है, कहता लाशें हूं, हैं। आप गाजा पट्टी को देख लीजिए, वहां पर रोज आग जल रही है। एक किसी मुल्क में एक एम्बेसी जलती है तो 10 अरब कंट्रीज आगे आके आकर कहती है साहब ताल्लुकात ख़त्म, लेकिन रोज गाजा जलता है, कितने लोग आगे आते हैं कि साहब ताल्लुकात हम ख़त्म कर रहे हैं। दोहरा मेयार ख़त्म करेंगे तो ISIS जैसी इस टेररिज्म से आप मुकाबला कर सकेंगे। हमें उम्मीद नहीं है कि यहाँ से किसी बड़े मुल्क के पास हमारी आवाज़ जाएगी, लेकिन कोशिश तो करनी होगी किसी भी ज़रिए से कोई आवाज़ पहुँचे। उन्हें सोचना होगा कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को देखने के चश्मे अलग अलग नहीं हो सकते। जिसमें हमारे ज़ाती मफाद हल होते हों वो हमारे लिए अच्छा, जिसमें हमारे लिए मुश्किलें पैदा होती हों वो हमारे लिए बुरा। अगर हम यही सोचते रहे तो हमने जिस दुनिया को आग के गोले पर बैठा दिया है वो दुनिया एक दिन ब्लास्ट करेगी और उड़ के बहुत सी चीज़ें हमारे आंगन में भी गिरेंगी, और वो शोला हमारे आंगन, हमारे घर, हमारे मुल्क को जलाकर तबाह कर देगा। या उन मुल्कों को सोचना होगा मिलकर इस तरफ न सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर लड़ने की बात करें, मिलकर ज़मीन पर भी लड़ने की ज़रूरत है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, क्योंकि नस्ल इंसान इस वक्त ख़त्म होने की कगार पर। लोगों के दिलों में खौफ है और कुछ लोगों के दिलों में और दिमाग में जुनून है जो ऐसे दहशतगर्दों के साथ, ऐसे वहशियों के साथ जाकर लड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। ज़रा सोचिए उन बच्चों के बारे में जिन्होंने दिनों से खाना नहीं खाया सीरिया और इराक में। ज़रा सोचिए उन माओं के बारे में जिन्हें अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध भी उनके जिस्म में नहीं बचा। सोचिए उन बूढ़ों से जिनके पास अब एक छड़ी भी नहीं है जिसके सहारे वो चल सके। उनके नौजवान बच्चे कत्ल कर दिए गए। बहुत अलग तरीके की ये दुनिया है। क्या दुनिया वाकई महफूज है? सब पर हम अपने मेहमानों से चर्चा कर रहे थे। जो निकल कर आया वो आपके सामने पहुंच चुका है। फिलहाल इस एपिसोड में बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। अगले हफ्ते फिर आलमी मंजर स्पेशल में एक नए मसले के साथ हाजिर होंगे। आदाब।